हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एलिगेंट क्लासेस। मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ आपके सीयूईटी के लिए एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो आज हम क्या करेंगे, आज हम ना 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू जो आपके सीयूईटी के लिए है और जो आपने 11th में पढ़ी थी एनसीईआरटी, राइट? डू यू रिमेम्बर 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी? तो उसी के बेसिस पर हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ना एक टेस्ट टाइप लेते हैं। जस्ट ऐसे देखेंगे कि 25 क्वेश्चन है, आपको पर क्वेश्चन 5 मार्क्स काउंट करने हैं। कितने मार्क्स काउंट करने हैं? 5। और अगर कोई गलत होता है तो 1 मार्क उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दैट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. In dash we study the behavior of individual economic agents. So हम किस चीज में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर पढ़ते हैं? किस चीज में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर पढ़ते हैं? ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने देखा है माइक्रो मीन्स बड़ा एंड माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, माइक्रो एग्रीगेट की पढ़ाई करता है और माइक्रो किसकी पढ़ाई करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की। राइट, वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या होगा? बी। डिड यू गेटिंग दिस? इट इज वेरी इजी, राइट? सी, वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको इसको अगर करेक्ट मार्क मिले हैं तो आप क्या करेंगे? 5 मार्क्स देंगे। ओके, और अगर नहीं आया है आपका करेक्ट तो आप 0 रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, वॉट डू इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी नीड फॉर देयर एवरीडे लाइफ? ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स है उनको अपनी एवरीडे लाइफ के लिए क्या चाहिए, ये पूछा जा रहा है सवाल में। ठीक है, तो मुझे मेरे एवरीडे लाइफ के लिए क्या चाहिए, आपको आपके एवरीडे लाइफ के लिए क्या चाहिए? सी, देखो इस ऑप्शन में क्या है? फूड एंड क्लोथिंग, राइट, हमें चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया है? ओनली फूड एंड क्लोथिंग। तो हमें सिर्फ क्या खाना और कपड़े चाहिए? अभी देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। लेकिन सेम यहाँ पर भी उन्होंने ओनली कहा है, तो सिर्फ एरोप्लेन, ट्रेन या बस होने से चलेगा क्या? नहीं। थर्ड वन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मोर। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें खाना, कपड़े और हमारा रहना सब कुछ इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये चाहिए क्या? नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? डी, लेबर सर्विसेज। तो लेबर सर्विसेज चाहिए, सिर्फ लेबर सर्विसेज हमें चाहिए, लेकिन सिर्फ लेबर सर्विसेज चाहिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, वेरी गुड। सो आपको जिन करेक्ट आया वो 5 मार्क्स लेगा और जिनके नहीं आया वो मार्क्स माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, what happens if a society wants more of particular good compared to what is being produced? अभी देखो, ये एक पेन बन रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे 10 पेन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा अगर आपको एक पेन ही आ रही है और आपको ऐसे 10 पेन चाहिए, तो क्या होगा? ऑप्शंस देखो। Resources will be reallocated to produce more of that good. People will have to import that good from other countries. ठीक है, the government will intervene and produce more of that good. People will have to adjust their wants to match the production. तो अभी इसका आंसर क्या होगा कि देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो लोग हैं उन्हें ऐसी चीजें को और संभालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा? उन्हें रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ेंगे, ज्यादा रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो चीज को बनाना पड़ेगा, या फिर उनको दूसरे कंट्री से वो चीज मंगानी पड़ेगी, या फिर थर्ड कि गवर्नमेंट इन सब में इंटरवीन करे और प्रोडक्शन बढ़ाए, या फिर फोर्थ क्या है? पीपल को उनके वांट्स पे एडजस्ट करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सो व्हाट इज द आंसर? ठीक है, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे? करेक्ट, हम क्या करेंगे? किसी चीज का प्रोडक्शन बनना है तो सामान इकट्ठा करेंगे और उसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी नाइस। Now see next question. Why is any economy more complex than the society discussed in the chapter? हमने चैप्टर में क्या किया? एक सोसाइटी को डिस्कस किया, लेकिन रियल लाइफ में हर एक इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? क्या रीजंस है? तो देखो, बिकॉज सोसाइटीज डू नॉट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि सोसाइटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। सेकेंड, बिकॉज इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेशन आते हैं। थर्ड, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो उसके अंदर डाइवर्स इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स होते हैं। एंड फोर्थ क्या है? बिकॉज इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत से अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑफ कोर्स हम किसी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो इकोनॉमी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें कि वो डू नॉट हैव एनी लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इन्वॉल्व होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्स होती है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो हेल्प करते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। थर्ड वन क्या है, बिकॉज इकोनॉमिक्स हैव डाइवर्स इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, कि इकोनॉमिक्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स होते हैं इसलिए। और फोर्थ वन क्या है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स, तो ये आंसर एग्जैक्ट करेक्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं, राइट। समझ में आ रही है आपको बात? ओके गुड। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी तक आपके अगर सारे क्वेश्चंस करेक्ट आए तो आपको 20 मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो आप आपके मार्क्स काउंट करते रहिए और आपके मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? आपने आपके 11th की बुक में पढ़ा होगा, डू यू रिमेम्बर? कार्ल मार्क्स है? कार्ल मार्क्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है? नो, ओके, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ये दो ऑप्शन तो चेक किए ही नहीं। तो जेएम केन्स कौन है? जेएम केन्स है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? नो, द राइट आंसर इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। एडम स्मिथ कौन है? इकोनॉमिक्स के फादर है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके नाइस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, आप कौन से पॉइंट मिस कर रहे हो, आपको किस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सो लेट्स सी नेक्स्ट द क्वेश्चन, ओके। ओके, डैश इकोनॉमिक स्टेट व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। कौन से इकोनॉमिक्स में ये पता चलता है कि व्हाट इज क्या है और क्या नहीं, व्हाट शुड बी मतलब क्या होने वाला है, ये उसमें नहीं पता चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो छोटे चीजों की पढ़ाई करती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो एग्रीगेट होती है। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? आई एम सॉरी, यहाँ पर नॉर्मेटिव होना चाहिए, आई थिंक इट्स माई मिस्टेक। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब ऐसी इकोनॉमी जो अभी क्या चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस करती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उसके मेजर्स, इन्फ्लेशन आगे जब बढ़ेगा तब हमें क्या करना है, ये किस में आएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो आगे होने वाला है वो नॉर्मेटिव में है और जो अभी हो रहा है वो पॉजिटिव में है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है, कौन सी इकोनॉमिक्स ऐसी है जो व्हाट इज, जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात करती है, ना कि जो आगे होने वाला है, व्हाट शुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओके। समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ पर्टिकुलर गुड। एक ये पेन बनानी है तो इसके लिए जो सामान लगेगा, नीप लगेगी, रबर लगेगा, ये सारी चीजों का प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट किसी भी चीज के प्रोडक्शन का, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है? द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन और मोर यूनिट ऑफ गुड, ठीक है, कि एक से ज्यादा गुड को बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। या फिर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड, किसी भी एक चीज की या किसी भी एक सर्विस की जो मार्केट डिमांड के हिसाब से जो कॉस्ट फिक्स की जाती है वो, या फिर वो द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में सारे जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो। तो एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है इन इकोनॉमिक्स? चलो बताओ इसका जवाब, एग्जैक्टली क्या है इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसमें किसी भी एक यूनिट को बनाने के लिए वन मोर यूनिट, अगर हमें कोई भी एक यूनिट, मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और मुझे और एक यूनिट प्रोड्यूस करना है सेम चीज का, तो उसमें जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। डिड यू गेटिंग? ग्रेट। सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर आल्सो कॉल्ड एज, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर इसे फिर क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
और इसका ही एक अलग नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जा सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड नाम क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सेकेंड नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ओके, समझ रहे हो, ग्रेट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश स्टडीड एज इन इकोनॉमिक्स is an institution which organizes the free interaction of individuals pursuing their respective economic activities। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है जहां पर वो लोगों को इंटरेक्शन करने देते हैं, फ्री इंटरेक्शन, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए फ्री इंटरेक्शन जहां होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। तो अब इसका सही आंसर क्या है बताइए। अभी देखो मैं मार्केट में जाती हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में जा रही हूँ, तो मुझे मार्केट में जाके सब्जी खरीदने, तो मैं सब्जी के पैसे दूंगी कि मार्केट में जाने के पैसे दूंगी, बताइए। कि ऐसा कहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आपको आना है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे तो ही आप सब्जी खरीद सकते हो। सब्जी के पैसे हम कैसे देंगे, वेंडर को जिसके पास से हमने सब्जी ली है। वहां पर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बैठती है क्या मार्केट में एंट्री करने से पहले, चलो चलो यहाँ पर फीस रखो, आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स में जहां पर आप आपकी चीजों की एक्सचेंज कर सकते हो, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हो विदाउट एनी फी, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो अभी हमारे 9 क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो आपको 45 मार्क्स होने चाहिए। अभी देखते हैं किसको कितने मार्क्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिप्रेजेंट। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, combination of goods and services produced with fully utilized resources, और minimum amount of goods that can be produced with limited resources। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्स लगाकर बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत कम अमाउंट के गुड जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस किए गए। थर्ड ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, मतलब किसी भी चीज को फुल्ली यूटिलाइज किया गया है, ठीक है, और पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन, उसका वापर करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशंस बनाए, ये या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही अमाउंट और लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाया गया। तो अभी मुझे आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है। ठीक है, मेरे पास सपोज 100 एकड़ लैंड है और मुझे ना 60 केजी वहां पर 100 एकड़ लैंड में 100 किलो ही धान मैं बना सकती हूँ, ठीक है। तो 60 केजी मैंने व्हीट लगाया, 40 केजी मैंने राइस लगाया। अगर मुझे राइस को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हीट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 100 किलो ही अनाज उग सकता है। तो मैं क्या करूंगी, व्हीट को कम करूंगी, ठीक है, व्हीट को कम करेंगे हम। अभी मेरे पास 100 एकड़ ही लैंड है तो मेरे पास लिमिटेशन है ना, अगर मुझे व्हीट प्रोड्यूस करना है 60 केजी और राइस प्रोड्यूस करना है 40 केजी, और अगर बाय चांस मुझे राइस प्रोड्यूस करना है 50 केजी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हीट का प्रोडक्शन 10 से कम करना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, हमने पूरी लैंड को यूज किया, ठीक है, और कॉम्बिनेशंस बनाए व्हीट और राइस के, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है इसका सही आंसर क्या है, वेरी गुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इकोनॉमिक्स डील्स विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। कौन सी इकोनॉमिक्स ऐसी है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से डील करती है। मैंने अभी आपको बताया था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब ये होगा या ये हो सकता है, ठीक है, इसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल ही एस्पेक्ट कर रहा है। मैं सीयूईटी पास करके मिरांडा कॉलेज जाऊंगा, ठीक है, आप लोग ऐसे सोचते हो राइट, कि मैं ना सीयूईटी पास करने का मिरांडा कॉलेज ही जाना पसंद करूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, कि आप ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सोच रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो लेकिन अभी तो ये आपके लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओके, गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन इकोनॉमी इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अभी नीचे दिए गए टाइप्स में से इंडियन इकोनॉमी किस टाइप में आती है, तो इसके लिए आपको ये टाइप समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट भी डिसीजंस लेगी और मार्केट भी डिसीजन लेगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन सी प्राइस डिसाइड करनी है, कौन सी डिसाइड नहीं करनी है, क्या लॉज लाने हैं, ठीक है, ये सारी डिस्कशन यहाँ पर गवर्नमेंट और मार्केट मिलकर करती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, यहाँ पर सारे डिसीजंस ना गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी क्या है, यहाँ पर सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट नहीं लेती, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सारे डिसीजन मार्केट लेने वाले। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी कैसी है, यहाँ पर सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, मार्केट लेता है, या मिक्स्ड है? तो इसका आंसर क्या है, मिक्स्ड है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आप आपके आसपास देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट? और अगर नहीं भी आता तो आई एम देयर विथ यू। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज यूजिंग मोर रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। ठीक है, कि किसी भी एक ज्यादा रिसोर्सेज हमने यूज किए तो किसी भी एक गुड का प्रोडक्शन दूसरे अनदर गुड्स के प्रोडक्शन पे कैसे अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है? तो अब मुझे बताइए, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, हम ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे तो इन दोनों के भी प्रोडक्शन बढ़ेंगे, या फिर इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, इसकी वजह से दोनों भी गुड्स के प्रोडक्शन कम होंगे। थर्ड है, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड एंड डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। एंड लास्ट क्या है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। अभी मैंने आपको बताया, अगर मुझे 60 kg राइस लेने हैं और 40 kg में चावल बना रही हूँ, सॉरी 60 kg में गेहूं उगा रही हूँ और 40 kg में क्या कर रही हूँ, चावल बना रही हूँ, लेकिन मुझे अब 50 kg चावल बनाने, तो ऑफकोर्स मेरा एक गुड का प्रोडक्शन कम हुआ, राइट? मेरा वेट का प्रोडक्शन कम हुआ। तो आपको इसमें से सही कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है आंसर का? हमने अभी देखा ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो उसमें यही था कि एक गुड़ का अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड़ का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वेरी गुड। अभी आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब, अभी आपको यह सवाल आएगा ना कि रिसोर्सेस मतलब क्या, तो ठीक है, मुझे फर्नीचर की फैक्ट्री ओपन करनी है, ठीक है? तो फर्नीचर की फैक्ट्री के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे? मुझे अलग अलग टाइप के फेविकॉल्स चाहिए जो एक दूसरे को अच्छे से ज्वाइन कर सके, मुझे अलग अलग लकड़े चाहिए, राइट? मुझे अलग अलग हथौड़ियाँ चाहिए, अलग अलग जो खीले आते हैं, नेल्स पता है ना, अलग अलग खीले चाहिए, ठीक है, मेरी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब होते हैं रिसोर्सेस। तो अब रिसोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मुझे बताइए, अगर मेरे पास लकड़े हो तो ही मैं प्रोडक्शन कर सकूंगी, तो ये मेरे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास चंदन की लकड़ी ना हो और शीशम की लकड़ी हो तो चलेगा? तो ये अल्टरनेटली एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन मेजर पॉइंट, हम अगर सारे पेड़ तोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, हमारे पास लिमिटेशंस है। तो वो रिसोर्सेस क्या है? स्केयर है। ओके, तो मैंने आपको अभी ये सब पढ़ा है। तो अब मुझे इसमें से सही आंसर क्या है बता सकते हैं? ऑफ कोर्स इसमें से सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लकड़ी जब मुझे चाहिए तो वो स्केयर्स भी होगी, उसका लिमिटेशन भी होगा, ठीक है। और मैं चंदन की लकड़ी की जगह पे मैं शीशम भी यूज कर सकती हूँ, राइट? और ये मुझे प्रोडक्शन में हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है बताइए जल्दी जल्दी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, हु मेक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, ठीक है। ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? ऑफ कोर्स ये सारे डिसीजंस लेंगे कंज्यूमर्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये सारे डिसीजन कंज्यूमर्स ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is the primary characteristics of centrally planned economy? जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मुझे आप बताएंगे. ठीक है, तो देखो, प्राइवेट इंडिविजुअल मेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजन. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट डिसीजंस देती है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग. नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अभी ये देखते हैं, ये थोड़ा मैच लग रहा है. द मार्केट डिटरमाइंस रिसोर्स एलोकेशन. जो मार्केट है वो मार्केट डिटरमाइन करेगा कि रिसोर्स का एलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए. तो ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या, कौन डिसाइड करेगा? सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. एंड डी, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा. इज दिस पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट. तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी. ठीक है, आप समझ रहे हो कि आपने कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट पढ़ ली तो उसके कैसे भी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे. ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको कोई चाहिए, आपको पढ़ाने के लिए कोई चाहिए. समझ रहे हो आप? सी. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स का तो यही है कि आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो आप वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस पे से कोई भी एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर दोगे. अभी देखो, मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है. हमने देखा था मार्केट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कौन डील करती है? मार्केट इटसेल्फ. इन मार्केट इकोनॉमी हाउ आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस रिजॉल्व. ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में सारे क्वेश्चंस कैसे रिजॉल्व होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट सेट प्रोडक्शन कोटास फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा. प्रोड्यूसर्स डिसाइड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस. प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या बनाना है. देखते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू प्राइस सिग्नल्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन होगी विद हेल्प ऑफ प्राइस सिग्नल्स. कंज्यूमर वोट ऑन प्रोडक्शन चॉइसेस. अभी देखिए, मुझे बताइए, मुझे क्या खरीदना है ये जानने के बाद भी कोई दुकानदार अपनी, फॉर एग्जाम्पल मेकअप, लड़कियों को मेकअप बहुत पसंद है तो लड़कियों को मैट की लिपस्टिक पसंद है या लड़कियों को एडीएस की लिपस्टिक पसंद है, ये तो कंज्यूमर्स जो खरीदेंगे उनके चॉइस पे बेसिक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन वाला है वो प्रोडक्शन करेगा. राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कंज्यूमर्स वोट ऑन प्रोडक्शन चॉइसेस. कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस हिसाब से मार्केट इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है. ठीक है, नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which term refers to economies where some decisions are made by the government while economic activities are primarily conducted through the market. ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पर कुछ डिसीजन जो है गवर्नमेंट के लिए जाते हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या करती है? मार्केट की हेल्प से काम करती है. तो मुझे बताइए, मैंने आपको सारी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन की अभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी, लाइक इंडिया. राइट, समझ रहे हो? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्राइमरली फोकस ऑन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो फ्यूचर के बारे में डिसाइड करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक फेनोमेना. ठीक है. इवोल्यूटिंग द डिजायबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स एंड मैकेनिज्म. ठीक है. प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स. ठीक है. एनालाइजिंग हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डाटा. तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सही काम क्या है? वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक आउटकम्स और मैकेनिज्म किस तरीके से आएंगे उनको इवेल्युएट करके हमें बताता है. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. इसका सही आंसर है. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ये आसानी से आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? ये तो आपने पढ़ा होगा और ये आपको मुंह जुबानी याद होगा बिकॉज इट इज अ इजी क्वेश्चन. ठीक है, what is produced and in what quantities, कितना बनाना है और कितने क्वांटिटी में बनाना है, क्या बनाना है और कितने क्वांटिटी में. how are these goods produced, ये गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे और हमें ये गुड्स किन के लिए प्रोड्यूस करने हैं. तो ये आपका इजी क्वेश्चन है और आपको इजीली आ जाएगा. ठीक है, दीज आर द 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सारे जो है ये 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो ऐसे जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, समझिए, ऐसे जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, उसके मार्क्स आपको मिलने ही मिलने चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए. जो टफ क्वेश्चन है वहां पर अगर कट होते हैं तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन के मार्क्स कट करोगे तो कैसे चलेगा. राइट. सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which branch of economics studies the total output, employment, aggregate price level to understand the economy as a whole? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से इजी क्वेश्चन है, फिर से आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the production possibility frontier indicate about resource allocation? Resource allocation के बारे में production possibility frontier क्या indicate करता है? It shows the wasteful utilization of resources, क्या हमें wasteful किस तरीके से waste हो रहे resources का utilization ये बताता है। It demonstrates the optimal allocation of resources, ये हमें optimal allocation of resources सिखाता है, या फिर हमें ये equal distribution of resources सिखाता है, या indicate करता है over production of goods। तो इसका सही आंसर क्या है? मैंने आपको भी बताया था ना, तो इसका सही आंसर है बी। ये हमें क्या करता है कि रिसोर्सेस का ठीक से ऑप्टिमल अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है ये हमें सिखाता है, राइट। नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ विच इकोनॉमी? ठीक है, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो किस इकोनॉमी के होते हैं? अभी हमने देखे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कौन बनाएगा, कौन खरीदेगा, कौन प्रोडक्शन करेगा, तो ये किस इकोनॉमी के प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स मिक्स्ड हो, सेंट्रल हो या मार्केट हो, इन सारे का जवाब क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे प्रॉब्लम्स इन सब इकोनॉमी में आएंगे, राइट, चाहे इकोनॉमी कोई भी क्यों ना हो। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी इज, स्कार्सिटी मतलब किसी भी चीज की शॉर्टेज, तो ये लॉ क्या है, ये हमें क्या बताता है? डज द अप्लाई टू रिच एंड डेवलप कंट्रीज? ये सिर्फ रिच एंड डेवलप कंट्रीज पे अप्लाई करता है? नो, अप्लाई ओनली टू लेस डेवलप कंट्रीज। रिसोर्सेज तो सब तरफ सेम है, रिसोर्सेज सब तरफ क्या है, सेम है, तो सिर्फ रिच पे नहीं करेगा, सिर्फ लेस डेवलप कंट्रीज पे भी नहीं करेगा, ठीक है। ये कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन implies consumers wants will be satisfied in socialistic system। ये क्या कंज्यूमर्स की सोशलिस्टिक सिस्टम में सेटिस्फेक्शन के लिए करेगा? नहीं। तो स्कैरसिटी लॉ क्या है? इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। स्कैरसिटी मतलब है शॉर्टेज, तो ये हमें क्या दिखा रहा है? शॉर्टेज हमें क्या बता रहा है कि कंज्यूमर्स के जो वांट है वो कभी खत्म ही नहीं होने वाले, वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होने वाले, ठीक है, समझ रहे हो? वेरी गुड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सप्लाई इज लो एंड डिमांड इज हाई विच कंडीशन ऑकर? जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन ऑकर होगी? मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने जस्ट देखा कि डिमांड लिमिटेड नहीं है लेकिन सप्लाई कम है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, तो इसे क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्कार्सिटी, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो आपको अभी समझ में आया कि जो इजी क्वेश्चन है, जो हम इजीली हैंडल कर पाते हैं, वो क्वेश्चन में आपको गलत नहीं होना है। जो क्वेश्चन टफ है उसमें आप समय लीजिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। लेकिन एक बेसिक और मेजर पॉइंट ये है कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप ये क्वेश्चंस डील नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको मेरे साथ बने रहना है हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको एक नया लेसन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। आपके कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, और आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।